हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली शोर। जैसा कि आपको पता है कि अपन टिश्यू पढ़ रहे थे, उत्तक पढ़ रहे थे। तो ये उत्तक को मैंने यहाँ तक रोका था और ये इसका सेकंड पार्ट है जहाँ पर अपन इसको जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था भाई साहब, हमने कहाँ तक पढ़ लिया? हमने पढ़ा था यहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने ना। और यहाँ पे हम अब क्या पढ़ेंगे, थोड़ा रुधिर आ गया था तो मैंने कहा रुधिर को थोड़ा ढंग से ही पढ़ेंगे क्योंकि रुधिर से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है ना। तो इसलिए मैंने थोड़ा वहाँ पे रोक दिया था कि कहीं लंबा नहीं हो जाए ना। तो रुधिर की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल रुधिर के कार्य तो सबको पता है, ठीक है, लिख रखा है, गैस, शरीर के पचे हुए भोजन और हार्मोन उत्सर्जित पदार्थों का संवहन। अब रुधिर समझते, रुधिर क्या होता है कि देखो, एनीमिया रोग कैसे होता है? अगर आरबीसी की संख्या की कमी हो गई तो आपको एनीमिया रोग हो जाएगा। आरबीसी के निर्माण और परिपक्वन के लिए कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है? B12 की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट है ना, एनीमिया आपके आरबीसी की कमी से आपके एनीमिया हो जाता है। और आरबीसी और परिपक्वन के लिए विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। ब्लड बैंक किसको कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। मनुष्य में रक्तदाब कितना था? 120 पर 80 मिलीमीटर HG होता है, ठीक है। और इसका मेजरमेंट किसे कहता है? स्पिग्नोमीटर से किया जाता है। स्पिग्नोमीटर से किया जाता है, स्पिग्नोमीटर से। स्टेथोस्कोप मत पता देना भाई, स्टेथोस्कोप से तो अपन क्या करते हैं, हार्ट रेट पता करते हैं। लेकिन अगर आपको बीपी देखना हो ना कि भाई कितना है, तो वो आपका स्पिग्नोमीटर काम आएगा। कौन आएगा? स्पिग्नोमीटर के। रक्त का थक्का बनाने में कैल्शियम और पोटेशियम, विटामिन के आपकी हेल्प करेगा। रक्त का थक्का बनाने में कैल्शियम और आपका विटामिन के हेल्प करेगा, ठीक है। सोडियम ऑक्जेलेट और सोडियम सिट्रेट एवं EDTA है, ठीक है। सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम सिट्रेट और EDTA क्या करता है? ब्लड बैंक में प्रतिस्कंदन की तरह उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। अब हम रुधिर वर्ग की बात करें। रुधिर वर्ग की सबसे पहले खोज आपकी कार्ल लैंड स्टेनर ने करी। ये ध्यान रखना, कौन से सन में करी? 1900 में करी, 1900 में करी, 1900 में करी। आपको पता है 4 भागों में बटा हुआ है, A B और O, ठीक है। वो आपका सार्वत्रिक दाता होता है, AB जो होता है सार्वत्रिक ग्राही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें आपके कोई भी प्रतिजन अनुपस्थित होता है। इसमें A होता है, इसमें B होता है, इसमें दोनों ही होते हैं। प्रतिरक्षी आपके इसमें दोनों होंगे, ठीक है। इसमें प्रतिजन और इसमें प्रतिरक्षी आपके AB दोनों प्रेजेंट होंगे। इसमें B होगा, इसमें A होगा, इसमें अनुपस्थित होंगे। अब कौन किसको दे सकता है, नहीं दे सकता, ये तो जनरल बेसिक क्वेश्चन आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन जो O जो सार्वत्रिक दाता है सबको दे सकता है। AB जो सार्वग्राही सबसे ले सकता है, ठीक है। बाकी जनरली जिसका जिसमें जो प्रेजेंट है उसको तो वो देगा ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको दे रखी है। O आपको A को दे सकता है, सबको दे सकता है। A आपको A को दे सकता है, AB को दे सकता है। B आपके AB और AB को दे सकता है और AB आपके AB को दे सकता है, ठीक है। हाँ, ये देखो AB सिर्फ AB को ही दे सकता है, लेकिन ले AB और O सबसे सकता है। और ये आपके O जो है वो निम्न से रक्त ले सकता है, ठीक है। O से ही लेगा रक्त, किससे लेगा? O से ही लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ RH फैक्टर। RH फैक्टर की बात करें तो इसकी खोज लैंड स्टेनर व विनर ने करी थी 1940 में। ध्यान रखना भाई, ये रुधिर वर्ग की खोज तो कार्ल लैंड स्टेनर ने 1900 में करी, लेकिन यहाँ पर आपके जो RH फैक्टर की खोज लैंड स्टेनर और विनर ने 1940 में करी, 1940 में करी, 1940 में करी, ठीक है। और बंदर में करी थी, उसमें 93% RH फैक्टर की बात करें तो आप 93% लोगों में RH प्लस होता है और 7% लोगों में आपका RH नेगेटिव होता है, ठीक है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस की यहाँ पे बात हो कि अगर किसी RH नेगेटिव महिला को अगर RH पॉजिटिव पुरुष से अगर हो जाए तो पहला बच्चा तो उसका नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जो सेकंड चाइल्ड होता है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी प्लेसेंटा के थ्रू उसकी बॉडी में वो RH पॉजिटिव वाला इंटरेक्ट कर जाता है। तो फिर जो सेकंड शिशु होता है उसमें खतरा रहता है, ठीक है। तो उस शिशु को बचाने के लिए इसका इलाज क्या करना होता है कि शिशु को बचाने के लिए आपको 72 आवर के भीतर आपको RH पॉजिटिव माता को RHD इंजेक्शन देकर शिशु को बचाया जा सकता है। तो मोटी मोटी बात ध्यान रख लेना, ठीक है। रुधिर दाब की बात करें तो जनरली 120 पर 80 mm HG होता है और रुधिर वो ये स्पिग्नोमीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? अब नेक्स्ट हमारा क्या वो जो हम क्या पढ़ रहे थे, हम भाई ये पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे इधर वाला, क्या पढ़ रहे थे हम? ये तो खत्म हो गया है ना, हम ये पढ़ रहे थे ना, ये रक्त वाला। तो ये रक्त वाला पढ़ रहे, अब अपना ये D ऑप्शन आ गया, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया, ये हमारा अभी जस्ट खत्म हुआ। अब अपना ये कंकालीय संयोजी उत्तक आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? D नंबर का ऑप्शन आपका कंकालीय संयोजी उत्तक। कहाँ गया कंकालीय संयोजी उत्तक? ओके, ये रहा कंकालीय संयोजी उत्तक। हम अब यहाँ पे आ गए हैं। बाकी हमने रुधिर भी अच्छे से निपटा लिया है और यहाँ पर ये अंत कंकाल पाया जाता है, ठीक है। अब कंकालीय संयोजी उत्तक में ज़्यादा लोड नहीं लेना, सीधा सीधा कुछ जो बातें याद रखनी मैं वही बोलूँगी। कंकालीय संयोजी उत्तक में आपकी उपास्थि आ जाएगी। उपास्थि की बात करें, उपास्थि आपकी लचीली होती है, मजबूत होती है, ठीक है। अब उपास्थि में फर्स्ट कौन है? जैसे काचाभ उपास्थि। काचाभ उपास्थि क्या होती है? शरीर में सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है। उपास्थि में भी देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग दे रखी। तो काचाभ उपास्थि सबसे अधिक पाई जाती है। काचाभ उपास्थि सबसे अधिक पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? ये भाई आपके श्वास नली के जो गले में छल्ले होते हैं ना, आपके श्वास नली में अर्धवृत्ताकार छल्ले होते हैं, वहाँ पाई जाएगी। पसलियों के सिरों में और उरोस्थि में पाई जाएगी, ठीक है। ये उपास्थि आपके अर्धवृत्ताकार छल्लों में, पसलियों के सिरों में, उरोस्थि में पाई जाएगी। प्रत्यास्थ और लचीली क्या पाएगी? जैसे आपके कान हो गए, नाक हो गए, ये कर्ण पल्लव जो होते हैं ना, ये सॉफ्ट सॉफ्ट यहाँ हो जाएंगे। और तंतु में रेशेदार कहाँ पाई जाएगी? आपकी प्यूबिक सिम्बिफाइसिस में उपस्थित होती है, ठीक है। अब आपकी कैल्सीभूत उपास्थि जो होती है आपके, ये याद रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी इट्स ओके, बट ये पता होना चाहिए कि आपके काचाभ कहाँ प्रेजेंट होगी? आपके छल्लों में, गले के अर्धवृत्ताकार छल्लों में और पसलियों में। और प्रत्यास्थ कहाँ होगी? आपके कान नाक में प्रत्यास्थ होगी, है ना। इतना सा पता होना चाहिए कि ये उपास्थि के प्रकार है और कौन सी कहाँ होती है।
फिर अस्थि में आ जाओ। अस्थि जो होती है बोन होती है। अस्थि क्या करती है कि ये अत्यंत ठोस होती है, मजबूत, आलम्बी ऊतक होता है, ठीक है। और अस्थि में आधात्री का निर्माण ओसिन नामक प्रोटीन द्वारा होता है। ध्यान रखना, अस्थि में आधात्री का निर्माण ओसिन नामक प्रोटीन द्वारा होता है और उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस लवण भी पाए जाते हैं, ठीक है। और क्या है भाई कि अस्थि रेशेदार योजी ऊतक के एक मोटे स्तर द्वारा आवर्तित होती है। इस आवरण को पर्यास्तिक स्थिकला कहते हैं, ठीक है। और फिर याद क्या रखना है कि संरचना के आधार पर अस्थियाँ दो प्रकार की होती है, एक स्पंजी स्थिति होती है, एक ठोस या सहत स्थिति होती है। तो चलो ठीक है, याद रहे तो फिर इट्स ओके, बट ये मैं बता रही हूँ कुछ बातें जो ध्यान रख लेना। मानव करोटी में सिर में 29 अस्थियाँ पाई जाती है, ठीक है। स्कल में कितनी अस्थियाँ पाई जाती है? 29। स्कल में कितनी अस्थियाँ पाई जाती है? 29। स्कल में कितनी अस्थियाँ पाई जाती है? 29, ठीक है। और मेलियस इंकस तथा स्टेपीज जो होती है शरीर की छोटी अस्थि है, ठीक है। मेलियस इंकस स्टेपीज आपके शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, ठीक है। कशेरुक दंड की बात करें तो 33 कशेरुक पाए जाएंगे। कशेरुक दंड में 33 कशेरुक पाए जाएंगे। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। अग्रपाद की अगर बात करें तो ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजस जो अंगुली अस्थि है ना, फेलेंजस पाई जाती है। और पश्चपाद की बात करें तो आपको फीमर हो जाएगा, टीबिया हो जाएगा, फिबुला हो जाएगा, टॉर्सल्स हो जाएगा, मेटाटार्सल्स हो जाएगा, फेलेंजस व पटेला हो जाएगा जो कि घुटने की हड्डी, ठीक है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि आपकी फीमर होती है। वयस्क में 206 हड्डियाँ पाई जाती है, ठीक है। अस्थियों के मध्य में उपस्थित गुहा को मज्जा गुहा कहते हैं और इस मज्जा गुहा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम पेशी ऊतक में आ गए। कहाँ आ गए हम? पेशी ऊतक में आ गए। पेशी ऊतक के ढंग से बात करें तो ये कंकाल पेशी होगी, चिकनी पेशी होगी, हृदय पेशी होगी। अब इसमें जो याद रखना मैं डायरेक्ट वही बताऊंगी, ठीक है। आपको ज़्यादा पूरा पढ़ने की इच्छा हो तो ये तुम्हारे सामने आ रहा है स्क्रीन, मतलब आप लोगों के सामने स्क्रीन आ रहा है, आप पढ़ सकते हो। बाकी मैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगी। पेशी ऊतक में क्या हो जाएगा? ये लंबी होती है, बेलनाकार होती है, इतना सा पता होना चाहिए, ठीक है। अब कंकाल पेशी और चिकनी पेशी, हृदय पेशी में इंपॉर्टेंट क्या है वो बता देती हूँ। कंकाल पेशी जो होती है भाई, रिवीजन करें तो रिवीजन के हिसाब से पढ़ेंगे ना, ठीक है। कंकाल पेशी की बात करें तो कंकाल पेशी क्या होती है कि ये कंकाल की अस्थियों से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? कंकाल की अस्थियों से जुड़ी होती है। कंकाल की अस्थियों से जुड़ी होती है। और इंपॉर्टेंट बात है कि कंकाल पेशी कैसी होती है तो रेखित पेशी और ऐच्छिक होती है, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कंकाल पेशी कैसी होती है तो रेखित और ऐच्छिक पेशी होती है। कैसी होती है? रेखित और ऐच्छिक पेशी होती है। रेखित और ऐच्छिक पेशी होती है। कैसी होती है? कि रेखित और ऐच्छिक पेशी होती है। अगर कोई पूछ ले भाई चिकनी पेशी कैसी होती है तो चिकनी पेशी आपकी अरेखित और अनैच्छिक पेशी होती है। चिकनी पेशी कैसी? अरेखित और अनैच्छिक पेशी होती है। अरेखित और अनैच्छिक पेशी होती है। और भाई पूछ ले हृदय पेशी कैसी होती है तो रेखित और अनैच्छिक होती है। हृदय पेशी होती है रेखित और अनैच्छिक होती है। रेखित और अनैच्छिक होती है। रेखित और अनैच्छिक होती है। एक बार वापस आपको इधर ध्यान ले जाऊंगी। कंकाल पेशी में मोटा मोटा ये ध्यान रखना है कि आपकी कैसी होती है? रेखित होती है और ऐच्छिक पेशी होती है, ठीक है। अपनी इच्छा से काम करती है कंकाल पेशी, ठीक है। और चिकनी पेशी में ये आपके कहाँ प्रेजेंट होती है? ये आपके आहार नाल में होती है, जनन मार्ग की भीतरी भित्ति में पाई जाती है। प्रेजेंट कहाँ होंगी? आहार नाल में और जनन मार्ग की भीतरी भित्तर में। और ये कैसी होंगी? अरेखित होंगी, अनैच्छिक होती, अरेखित होगी, अनैच्छिक होती, अरेखित होती, अनैच्छिक होती, ठीक है। दोनों में हो रहा है, चिकनी दोनों में हो रही है। और यहाँ पर ये रेखिक होंगी और ऐच्छिक होंगी, ठीक है। और हृदय पेशी कैसी होंगी? रेखित होंगी और अनैच्छिक होंगी, रेखित होंगी और अनैच्छिक होंगी। ये कहाँ प्रेजेंट होगी? यहाँ पर दे रखा है कि कहाँ? ये हृदय की पेशी है। कहाँ होगी ये? हृदय की पेशी हार्ट में प्रेजेंट होगी। तो ये मोटा मोटा ध्यान रखना, हृदय कभी थकता नहीं, निरंतर काम करता रहता है, ठीक है। पेशी की कोशिका कला को अपन क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। पेशी की कोशिका कला को अपन क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा बोलते हैं। और पेशी का कोशिका द्रव्य को अपन सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। पेशी तंतु एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। सार्कोमेयर की बात करें तो पेशी की संकुचन की क्रियात्मक इकाई है। अगर कोई बोले पेशी के संकुचन की क्रियात्मक इकाई क्या है तो सार्कोमेयर। पेशी के संकुचन की क्रियात्मक इकाई क्या है आपके? सार्कोमेयर। पेशी संकुचन के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कौन से आयन की आवश्यकता होती है पेशी संकुचन के लिए? कैल्शियम की। पेशियों में थकान के समय लैक्टिक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल, ठीक है। बस थोड़ा सा बचा और खत्म होने वाला है। और इसमें क्या होता है कि पेशियों का उद्भव कहाँ से होता है? मेसोडर्म से। पेशियों का उद्भव कहाँ से होता है? मेसोडर्म से होता है। मेसोडर्म से होता है जो शरीर का 40 से 50% भाग बनाती है। अब अपन आ गए हैं तंत्रिका ऊतक में। तंत्रिका ऊतक की अगर बात करें, तंत्रिका ऊतक क्या होता है कि तंत्रिका ये उद्दीपन, तंत्रिका में क्या ध्यान रखोगे? तंत्रिका कोशिका और ग्लियल सेल, ठीक है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है? तंत्रिका कोशिका में आपके तंत्रिकाक्ष और ध्रुमाशय के क्रियात्मक संपर्क को अपन सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष एवं ध्रुमाशय के क्रियात्मक संपर्क को अपन सिनेप्स कहते हैं। तंत्रिकाक्ष और ध्रुमाक्ष के क्रियात्मक संपर्क को अपन सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। और ये ग्लियल कोशिकाओं की बात करें तो ये आपके ऊतक के पोषण और उत्सर्जन में सहायक करती है। ऊतक के पोषण और उत्सर्जन में सहायक करती है, ठीक है। ये मोटी मोटी बात। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। मार्सेलो मेलपिगी ने आधुनिक औत्तिकी का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, अगर कोई पूछ ले भाई आधुनिक औत्तिकी का जनक किसे कहा जाता है तो आपका क्या हो जाएगा? मार्सेलो मेलपिगी। आधुनिक औत्तिकी का या मैं हिस्टोलॉजी का जनक किसे कहते हैं तो आपके मार्सेलो मेलपिगी। पौधों में वृद्धि और कुछ निश्चित रूप में विभजतक के कारण होता है। पेरेन्काइमा सरल स्थायी ऊतक होती है और अधिचर में ये रेंदो। और डायरेक्ट अब भीतर आ जाते हैं। या क्या बच रहा है? ये ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ स्टोमेटा से रिलेटेड कि द्विबीजपत्री पादपों में द्वार कोशिकाएं वृक्क के आकार की होती है। कैसी होती है? जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें आपके द्वार कोशिकाएं जो होती है उनका आकार कैसा होता है? वृक्क के आकार का होता है। लेकिन जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उनमें आपके द्वार कोशिकाओं का आकार डंबल आकार होता है। भाई कैसा होता है? डंबल आकार होता है। और ये आपके गैसों के आदान प्रदान में हेल्प करता है। गैसों के आदान प्रदान में हेल्प करता है। तो इस तरीके से आपका पूरा ऊतक वाला चैप्टर खत्म होता है। मैं एक बार वापस इसका रिव्यू बता देती कि भाई अपन ने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। देखो अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने ऊतक पढ़ा,
ठीक है। उत्तक में हमने क्या बोला कि भाई उत्तक का शब्द किसने दिया, हिस्टोलॉजी कहते हैं क्रू ने दिया, बीसेट ने इसका सर्वप्रथम उत्तक शब्द का प्रयोग किया और आपके नागेली ने पूरा विभज्योतक बताया। फिर हमने ये पूरा पढ़ा। उत्तक में हमने पादप उत्तक और जंतु उत्तक दोनों देखा। इसमें विभज्योतक जो विभाजित होते रहते हैं, ठीक है, जिसमें अपन ने ये पढ़ा कि शीर्षस्थ और पार्श्व और अंतर्वेशी देखा था, ठीक है। फिर अपन स्थायी उत्तक में गए थे। स्थायी उत्तक में अपन सरल उत्तक में मृदु उत्तक देखा था, जो जीवित होता है, फूड का संग्रहण करता है। ये वापस 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें क्लोरेन कायमा भी पढ़ा था इसके, और फिर अपन ने स्केलेरन कायमा भी पढ़ा था। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, कोलेन कायमा पढ़ा था, ठीक है, सॉरी एरन कायमा। आपका जो सबसे पहला जो था पेरेंट कायमा, तो क्या करता है उसमें अगर वो फोटोसिंथेसिस के में काम आता है तो क्लोरीन कायमा हो जाएगा, ठीक है। फिर स्थूल 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 ये देख मृदुतक में तो सिंपल ये ध्यान रखना, पेरेंट कायमा पढ़ा था जिसमें जीवित होता है, फूड संग्रहण करता है। स्थूल कोण में क्या होता है कि ये कोणों से मोटा होता है, ठीक है। दृढ़ोत्तक क्या होता है, मजबूत होता है, जैसे नारियल के रेशों में यही पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम जटिल उत्तक हमने पढ़ा जिसमें जाइलम फ्लोएम पढ़ा था। जाइलम फ्लोएम दोनों ये संवन बंडल है, तो जैसे जाइलम जाइलम क्या करता है कि ये जल का खनिज का ट्रांसफर करता है। फर्स्ट फ्लोएम से फर्स्ट से फूड, जिसमें कहता है फूड का ट्रांसफर करता है, और इसको आप हेड्रोम भी बोलते हो, इसको फ्लोएम को और आप क्या बोलते हो, लेप्टोम बोलते हो, और एक बोलते हो आप बास्ट बोलते हो, ठीक है। लेप्टोम बोलते हो, बास्ट बोलते हो, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था। फिर विशिष्ट उत्तक में अपन ने ग्रंथिल उत्तक पढ़े थे, जो ग्रंथियाँ होती है, बाह्य ग्रंथियाँ, आंतरिक ग्रंथियाँ। फिर लेटेक्स द्वारा उत्तक पढ़ा था, जो जिसमें लेटेक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये अपन ने स्थायी उत्तक हो गए। फिर जंतु उत्तक में अपन ने स्पेशली इनको एपिथेलियम टिश्यू पढ़े थे, जिसमें वो सरल वाले थे, फिर शल्की थे, फिर घनाकार थे। सोजी उत्तक में फिर अपन ने कनेक्टिव टिश्यू पढ़े, फिर पेशी उत्तक पढ़े और तंत्रिका उत्तक पढ़े। एक बार यहाँ से तो आप ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई ना, यहाँ से ये अब मैं आगे इसका भी एक एक बार बता देती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ आ जाओ, जैसे यहाँ पे देखो अपने सरल उत्तक की बात करें तो सरल, जटिल, विशिष्ट 3 प्रकार के होते हैं। इस सरल में फिर अपन ने क्या पढ़ा था, सरल में हमने सबसे पहले मृदुतक, स्थूलकोण, दृढ़ोत्तक पढ़ा। फिर अपन ने देखो इसमें सेलुलोज होता है। फिर वापस मृदुतक का इसमें हरी क्लोरेन कायमा बोलते हैं, इसको एरेन कायमा बोलते हैं। और फिर आपके ताराकार उत्तक जो केलम परिजन है। फिर विचित्र उत्तक हो गया। फिर स्थूल कोण में क्या हो गया, कोणों से मोटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि सेलुलोज पेक्टोन के जमाव के होने की वजह से। और ये द्विबीजपत्री की अध्यस्थ त्वचा का निर्माण करता है, ठीक है। एक बीजपत्री में ये नहीं पाया जाता है, और ये आपके निक्षेपण के आधार पर कोणीय स्थित ये ऐसे होते हैं। फिर दृढ़ोत्तक क्या होता है, थोड़ा लिग्निन युक्त होता है, और ये जूट पटसन भाग में पाया जाता है। फिर जटिल उत्तक में आ गए। जटिल उत्तक में क्या पढ़ा अपन ने, जाइलम फ्लोएम को अच्छे से पढ़ा था। इसके जाइलम के 4 भाग होते हैं, वाहिनिकाएं, वाहिका, जाइलम और काष्ठ मृदुतक, और जाइलम या काष्ठ ऋषि। ये वाला जो होता है ये जीवित होता है, बाकी ये सब मरे हुए होते हैं, ठीक है, मृत होते हैं मतलब। और फिर ये वाहिबा, ये एक एक चीज़ अपन ने पढ़ी थी, एक एक चीज़ करके अपन ने पढ़ी थी, ठीक है, एक एक चीज़ अपन ने पढ़ी थी, और ठीक है, एक एक चीज़ अपन ने पढ़ी थी। फिर इधर आ जाएंगे अपन, ये लेप्टोम हो जाएगा, ठीक है, लेप्टोम हो जाएगा। और यहाँ पर चालनी नलिका हो गई, और ये सहकोशिका, ठीक है। यहाँ पर अपन ने क्या पढ़ रहे हैं, अपने वो फ्लोएम चल रहा है अपना ना, फ्लोएम चल रहा है, संवन उत्तक में चल रहा है अपन। सहकोशिका हो गई, फ्लोएम मृदुतक हो गया, फ्लोएम रेशे हो गए। फिर ये विशिष्ट उत्तक आए, जिसमें अपने वो रबर शीर हो गया, लेटेक्स वाला पढ़ लिया अपन ने, जिसमें फिर ग्रंथिल पढ़ते कि बाह्य ग्रंथिल में आपकी मकरंद आ जाएगी, आंतरिक ग्रंथि में तेल ग्रंथियाँ, ये सब आ जाएंगे। लेटेक्स उत्पादन में पेट्रोक्रोप्स कहते हैं, ये अपन ने पढ़ा था। फिर जंतु उत्तक में आ गए, जिसमें उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक पढ़ा था। उपकला उत्तक में हमने क्या पढ़ा, उपकला उत्तक में हमने सरल उपकला उत्तक ढंग से पढ़ा था। ये पूरा इसको भी वापस और डिटेल में पढ़ा कि भाई सरल में भी सरल चलकी में आपके ये वायु फेफड़ों की वायु को पिकाएं, रुधिर वाहिनियों का हेलने के लूप में। आप है ना इनका शॉर्ट नोट्स ये वीडियो देखकर आप आराम से जो मेन इंपॉर्टेंट है उसको अपनी कॉपी में उतार सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। ये हेलने लूप अवरोही हो गई। घनाकार कहाँ होगा, आपके वृषण और अंडाशय की जनन कला ये हो जाएगी। स्तंभाकार कहाँ होंगे, आपके अंड वाहिनी श्वास नली में हो जाएगा। फिर वापस ये स्त्रित वाला पढ़ा अपन ने, ठीक है, ये पढ़ा ढंग से, ठीक है। उसके बाद फिर हमने विशिष्ट उपकला उत्तक पढ़ा। विशेष उपकला उत्तक कहाँ पढ़ा भाई, विशेष उपकला उत्तक ये रहा, विशेष उपकला उत्तक ये रहा। ये 5 प्रकार के होते हैं। तब मोटी बात बताऊँ चीफ, संयोजी उत्तक में आपका पूरा वो ब्लड से रिलेटेड पूरा आ जाएगा, ठीक है। इधर फिर ब्लड से रिलेटेड आगे आएगा, सॉरी अभी अपन संयोजी उत्तक पढ़ रहे हैं ना। संयोजी उत्तक में फिर आपके संयोजी उत्तक ये सघन तंतु में उत्तक, फिर तरल संयोजी उत्तक में आएगा ये, ठीक है। तो सरल संयोजी में फिर सबसे पहले अंतराली, इसमें ये तो बस ऐसे ही पढ़ना है, ये वाला ध्यान होना चाहिए कि जालिका में आपके प्लीहा और अस्थिमज्जा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा था कि जो कंडराएं होती है वो श्वेत तंतु में उत्तक से बनी होती है, जो आपका स्नायु होता है वो पीत तंतु में उत्तक से बना होता है। फिर तरल संयोजी में अपन ने रक्त और लसीका पूरा पढ़ा। फिर कंकाल में ये पढ़ा, इसमें भी ये इंपॉर्टेंट ब्लस्ट कोशिकाएं फेफड़ों में होती है, कुफर कोशिकाएं यकृत में होती है, माइक्रोग्रेशियन कोशिकाएं मस्तिष्क में होती है, मास्ट कोशिकाएं किसका श्रम करती है, हिस्टामिन का, हिपेरिन का, सिस्टोनिन का करती है। हिस्टामिन एलर्जी और सूजन संबंधित है, हिपेरिन आपके रक्त स्कंदन संबंधित है, सीरोटोनिन रक्त वाहिकाओं से संबंधित है, ठीक है। फिर वसी उत्तक हो जाएगा, वसा नाम से ही पता चल रहा है फैट है। फिर जालिका में आपके प्लीहा, लसिका ग्रंथि, अस्थिमज्जा प्रेजेंट होगा, ठीक है। और फिर आपके ये दर संदन, इसमें देखो कंडरा आपके श्वेत तंतु में श्वेतजीव उत्तक से बनी होती है, और आपकी स्नायु पीला तंतु में श्वेतजीव उत्तक से बना होता है। फिर हमने पूरा रुधिर पढ़ा था। रुधिर में देखो ये रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है,
फिर हमने बोला था कि भाई भ्रूणीय वैसे तो जनरली रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन भ्रूणीय अवस्था और नवजात में प्लीहा में होता है इसका निर्माण। फिर हमने प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं को ढंग से पढ़ा था ये अपन। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि वयस्क पुरुषों में इसकी संख्या 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है आरबीसी की, और महिलाओं में 47 लाख प्रति घन मीटर होती है, ठीक है। जो जनरली ये चीज़ अपने को भूलते हैं तो ये चीज़ अपने याद रखी, ठीक है। 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। और फिर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये आपकी वयस्क में 7000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। इसका रेशियो जो होता है रक्ताणु का 601 होता है, ठीक है। और ये 4-5 दिन इसका जीवन काल होता है। फिर हमने लसिका पढ़ा कि इसमें आरबीसी और पट्टिकाओं का अभाव होता है, ठीक है। फिर हमने कणिका में श्वेताणु पढ़े जिसमें एक आपका न्यूट्रोफिल्स, एक आपका यूसिनोफिल्स, एक आपका बेसोफिल हो जाएगा, जिसमें ये कोशिका प्रसंग करता है 62% होती है। इसको आप अम्लीय क्षार में ये ब्लेंगनी अभिरंजित हो जाएगी। यूसिनोफिल आपके गुलाबी अभिरंजित हो जाएगी, ठीक है। और ये 2.5% होती है। ये आपकी हिस्टामिन और हिपेरिन का स्राव करती है। फिर हमने अकणिका में श्वेताणु में एक केंद्रकाणु पढ़ा, लसिकाणु पढ़ा, ठीक है। ये मोटा मोटा पढ़ा था। फिर अपन इधर आ गए ब्लड में, ठीक है। ये रुधिर से संबंधित पढ़ा था। फिर रुधिर ये पूरा मैंने बताया था, आरएच फैक्टर पूरा पढ़ा था, ठीक है। और इसमें ये कंकाली पेशी फिर अपने पढ़ी, तो मैंने कहा इसमें इतना कुछ याद रह नहीं रहे, ये पढ़ लेना ढंग से कि भाई मानव करोटी में 29 अस्थियाँ होती है। और ये आपके मेलियस इनका सिस्टेपी शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। कशरुक दल में 33 होती है। मनुष्य में 12 पसलियाँ होती है। अग्रपाद कौन कौन? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फेलेंजस होती है। और पश्चपाद में आपके फीमर, टीबिया, फिबुला, टॉर्सल्स, मेटाटार्सल्स, फेलेक्स, पटेला हो जाएगा। शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर हो जाएगी। 206 हड्डियाँ होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। फिर हमने ये पेशियाँ पढ़ी थी। पेशी में भी मैंने इंपॉर्टेंट ये बताया था कि कंकाल पेशी में आपके रेखित और ऐच्छिक होती है, ठीक है। और दूसरी फिर ये पढ़ी कि चिकनी पेशी आपके आहरणाल जनन मार्ग में पाई जाती है, जो अरेखित और अनैच्छिक होती है। आँख की पुतली, मूत्रवाहिनी, फेफड़ों की श्वसनी, हृदय आपकी हृदय प्रसरण की रेखित और अनैच्छिक होती है। बेलनाकार शाखी होती है, ठीक है। पेशी की कोशिका का लोग सार्कोलेमा कहते हैं। पेशी का कोशिका और सार्कोप्लाज्म कहलाता है। और पेशी तंतु एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। पेशी तंतु किसकी बनी होती है? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की बनी होती है। सार्कोमेर पेशी के संकुचन की क्रियात्मक है। पेशी संकुचन में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। पेशी थकान में लैक्टिक अम्ल बनता है, ठीक है। फिर अपन ने क्या पढ़ा था कि पेशियों का उद्भव मेजोडर्म से होता है। फिर अपन ने ये तंत्रिका उत्तक ये याद रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी इट्स ओके। और ये मोटी मोटी बात अपन ने ये पढ़ी थी। और मैं चलो डायग्राम भी बता देती हूँ, थोड़ी छोटी सा ना डायग्राम ये बता देती हूँ कि कंकाली पेशी कैसी होती है। कंकाली पेशी का उदाहरण ये रहा है ना, कंकाली पेशी ये रही, और ये अपनी चिकनी पेशी उत्तक हो जाएगा, और ये अपनी हृदय पेशी उत्तक हो जाएगा, ठीक है। और आगे कुछ है क्या? नहीं। तो इस तरीके से हमारा जो ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ये भाई रिवीजन के अकॉर्डिंग था, है ना। ये ट्रैकेट्स भाई का ये रिवीजन के अकॉर्डिंग था, ठीक है। इसलिए रिवीजन के अकॉर्डिंग था तो रिवीजन के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो हैव ए गुड डे, बाय बाय।